बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, या फिर उसे बोल देते हैं आरएलसी पैरेलल सर्किट। तो चले आइए ये देखते हैं सर्किट कौन सा होता है। एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर, कैपेसिटर और एक रजिस्टर को हम पैरेलल एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, उस सर्किट को बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लिया, इसको हमने पैरेलल इन तीन चीज़ों के साथ जोड़ दिया। ये है कैपेसिटर, ये है इंडक्टर और ये है रजिस्टर। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को पैरेलल कनेक्ट करते हैं सोर्स के साथ, तो हर चीज़ के अंदर एक ही जितना करंट फ्लो नहीं होता, बल्कि हर किसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें करंट जो है वो और फ्लो होगा, इसमें आई आर है, इसमें आई एल है, इसमें आई सी फ्लो होगा। करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी को सेम मिल रहा है। इसको भी पोटेंशियल सेम मिलेगा, इसको भी पोटेंशियल सेम मिलेगा, इसको भी सेम पोटेंशियल मिलेगा। जो बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही तीनों को मिल रहा होगा। यहाँ पे चाहे बैटरी हो, चाहे यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स हो, वट जो भी हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब पैरेलल तरीके से जुड़ी हुई हो चीज़ें, तो सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और जब सीरीज में जुड़ी हुई होती हैं, तो सब के अक्रॉस, सब में से करंट एक जितना फ्लो कर रहा होता है। जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो एक ही है। अब हमने जब देखा था कि इस अकेले अकेली चीज़ को जब हम इसके साथ जोड़ते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, तो ये हम पहले भी जान चुके हैं कि रजिस्टर में जब करंट गुजरता है तो वह तब वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। और यही बात कैपेसिटर में, जब कैपेसिटर में से एसी करंट गुजरता है तो उसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से। और जब इंडक्टर के अंदर से गुजरता है अल्टरनेटिंग करंट, तो वोल्टेज लीड कर रहा होता है और करंट लैग कर रहा होता है 90 डिग्री से। ये था इन तीनों के अंदर बिहेवियर एसी का। अब हमने तीनों को पैरेलल तरीके से जोड़ दिया है, तो तीनों को एक साथ में डिस्कस करेंगे कि एक साथ में इसकी डायग्राम क्या बनेगी, कंबाइंड वोल्टेज क्या बनेगा और कंबाइंड करंट क्या बनेगा। तो वो चीज़ें मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम इसकी वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। जी, तो चूंकि तीनों में करंट वोल्टेज सेम है तीनों के क्रॉस, दैट इज वी आर एम एस, इसलिए हमने सबसे पहले वोल्टेज की बेस लाइन बना दी, ये वोल्टेज बना दिया। अब हम देखते हैं कि रजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज कैसे है। तो रजिस्टर के अंदर इन फेज होते थे, इसलिए हमने रेजिस्टेंस की ये बना दी, रजिस्टर के अंदर करंट की डायग्राम बना दी, ये करंट इसके अंदर से गुजर रहा है। और अब बात आ गई कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की बात करें या इंडक्टर की पहले बात कर लें, तो इंडक्टर में कैसे है जी, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। तो ये देखिए करंट की लाइन पीछे है, वोल्टेज आगे है। और कैपेसिटर के अंदर करंट जो है वो लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। तो ये बन गई इन तीनों की वेक्टर डायग्राम। तो देखिए दो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, आई सी और आई एल। और आई आर जो है वो इसी डायरेक्शन में है, दैट इज इन फेज विद द वी रूट मीन स्केयर। तो अगर हम रेजिस्टेंसेस चेक करें इस इंडक्टर की और कैपेसिटर की, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें पता है एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और वो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ इंटू एल के। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू पुट की, दैट इज 2 पाई एफ सी। अच्छा, अगर तो ये जो हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो, फ्रीक्वेंसी लो होगी, तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये बहुत कम हो जाएगी, सॉरी ये ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो एक्स सी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो एक्स एल कम हो जाएगी। यानी कि ये सर्किट प्योरली एक आर सी सर्किट बन जाएगा,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डोमिनेट कर जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, सो सर्किट आरसी बन जाएगा। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये वाली रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा हो जाएगी, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट्स, हैंस द सर्किट विल बी आर एल सर्किट। ये बनेगा बिहेवियर एसी की फ्रीक्वेंसी के साथ। अच्छा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसे बोलेंगे जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों की रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। इन दोनों की वैल्यूज लिखें तो इसकी ओमेगा एल, इसकी 1/ओमेगा सी। सो ओमेगा इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट बन गया, ओमेगा की वैल्यू पुट की 2πf/r। ठीक है, लोअर पावर में ये क्यों लिखा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, इसलिए इसकी लोअर पावर में r लगाया, इज इक्वल टू 1/√LC। 2π इधर जाकर डिवाइड हो गया, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π 1/2π एंड स्क्वायर रूट ऑफ LC। ये है रिलेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जी, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इस सर्किट की। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सिंपल सी है कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है, जो कि अभी अभी हम प्रूव करके हटे हैं। सो एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम। रेजोनेंस कंडीशन पे इस सर्किट की इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या होगी, देखें, हमने देखा था कि उसमें एक करंट आई सी इधर को था और आई एल जो था वो इधर को था। दो करंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी कि करंट इस सर्किट में कम से कम हो गया। और हम जानते हैं इम्पीडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो करंट कम हो गया तो इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगी सर्किट की। नेक्स्ट, एट रेजोनेंस द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव। तो सर्किट सिर्फ कैसा होगा, रेजिस्टिव, क्योंकि सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रहा होगा। वो करंट कौन सा होगा, दैट इज करंट थ्रू द रजिस्टर। नेक्स्ट है द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, हेंस द पावर फैक्टर इज 1। बिल्कुल वही बात कि दो करंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, ये दो वाले सिर्फ एक ही बच रहा था और उधर ही क्या था, वोल्टेज था। सो वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज थे, एंगल 0 था, तो पावर फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एट रेजोनेंस द ब्रांच करंट IL एंड IC में बी लार्जर देन द अप्लाइड सोर्स। के जो हम सोर्स से अप्लाई करते हैं करंट, वो उससे ज़्यादा हो जाता है करंट थ्रू द इंडक्टर एंड करंट थ्रू द कैपेसिटर। जी, लास्ट वन है एट रेजोनेंस द करंट थ्रू द सर्किट इज मिनिमम। तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाती है। और इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कुछ यूं ग्राफ बनेगा करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की तरफ चलती है, करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और रेजोनेंस पे आके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। और रेजोनेंस से फ्रीक्वेंसी फिर ज़्यादा होगी तो करंट फिर मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा। ये है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद है आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।